हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में जो विदेशी यात्री आए थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य जो है, अगर इसका समय देखिएगा तो 1336 एडी से लगभग आपका चला जाएगा 1650 एडी तक चल जाएगा। 1652 एडी तक ये चला जाता है। 1336 एडी से 1652 एडी तक, मतलब दक्षिण भारत में लगभग 326 वर्ष तक, 316 वर्ष तक इन लोगों ने राज किया। दक्षिण भारत में इन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने 316 वर्ष तक राज्य किया। सातवाहनों ने कितने वर्ष तक राज किया था दक्षिण भारत में? 400 वर्षों तक। वहीं विजयनगर साम्राज्य ने 316 वर्ष तक शासन किया था। इसमें 4 राजनीतिक वंश थे। अगर देखा जाए तो सबसे पहले संगम वंश ने यहाँ पर शासन किया था 1336 से लेके 1485 तक। उसके बाद संगम के बाद आए थे सालू वंश, और इसका समय है 1485 एडी से 1505 एडी तक। तुलु वंश जो है वो आए थे 1505 एडी से 1570 एडी तक। और संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, और उसके बाद जो है अराविडू वंश है 1570 से 1652। विजयनगर साम्राज्य 1336 एडी से 1652 एडी तक था, 316 वर्ष तक। 4 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले संगम वंश 1336 से 1482-85 तक, सालू वंश 1485 से 1505 एडी तक, फिर तुलु वंश 1505 एडी से 1570 एडी तक, और अराविडू वंश 1570 से 1652 एडी तक शासन किया। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले संगम वंश के बारे में। सबसे पहले हम लोग संगम वंश के बारे में पढ़ेंगे। संगम वंश के बारे में पढ़ेंगे। संगम वंश का समय है 1336 से 1485 एडी तक। संगम वंश का संस्थापक था हरियर और बुक्का। 2 भाई थे, हरियर और बुक्का, ने अपने पिता के नाम पर, अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश का स्थापना किया था। हरियर और बुक्का ने, हरियर और बुक्का जो थे, ये सबसे पहले अगर देखा जाए तो वारंगल के काकतीय के सामंत थे। वारंगल के काकतीय के सामंत थे। ये जो थे कौन थे? वारंगल के काकतीय के सामंत थे। हरियर और बुक्का जो संगम के पुत्र थे, ये वारंगल के काकतीय के सामंत थे। फिर बाद में कांपिल राज में मंत्री बने। ये बाद में ये कांपिल राज में मंत्री बने। जब ये मंत्री बने कांपिल राज में, तो उसी समय दिल्ली सल्तनत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। उसने कांपिल पर हमला किया था और इन दोनों भाइयों को पकड़ के जो है कैद कर लिया था। जब कैद कर लिया तो इसको, दोनों भाइयों को मुस्लिम धर्म, हरियर और बुक्का को मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ा। फिर जो है तुगलक, इसको तुगलक सेनापति बनाकर कांपिल राज में भेजा गया। तो वहाँ जाके इसने कांपिल में जो है विद्रोह को दमन किया। लेकिन एक थे माधव विद्यारण थे। विद्यारण की सहायता से इन्होंने क्या किया कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म से पुनः हिंदू धर्म में ये आ गए। और फिर 1336 एडी में संगम राजवंश का इन्होंने स्थापना किया। संगम राजवंश का स्थापना किया। यही है आपका क्योंकि संगम इनके पिता का नाम था, इसलिए इन्होंने अपने पिता के नाम पर हरियर और बुक्का ने संगम राजवंश का स्थापना किया। ये जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर जो साम्राज्य था, वो अगर आप देखिए कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के मतलब किनारे, मतलब ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि
ये लोग यहाँ पर भगवान विरूपाक्ष का काफ़ी पूजा होता है। भगवान विरूपाक्ष का इस क्षेत्र में भगवान विरूपाक्ष का काफ़ी पूजा होता है। दक्षिण भारत में जो भी है, कृष्णा नदी के दक्षिण में, कृष्णा नदी के दक्षिण में जो भी भूमि है उसके स्वामी कौन है? तो विरूपाक्ष देवता है। इसको ध्यान में रखिएगा कि कृष्णा नदी के दक्षिण में जो भी भूमि है उसके देवता कौन है? विरूपाक्ष है। तो विजयनगर साम्राज्य में विरूपाक्ष की काफ़ी पूजा होती थी। लगभग विजयनगर साम्राज्य में जो इसकी प्रारंभिक राजधानी थी अनेगोंडी थी। अनेगोंडी इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। अनेगोंडी के बाद विजयनगर राजधानी बनी। 4 राजधानी थी इसकी, अनेगोंडी, विजयनगर, फिर वेनुकोंडा और चंद्रगिरी। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी अनेगोंडी, उसके बाद विजयनगर हुआ, फिर वेनुकोंडा हुआ और फिर चंद्रगिरी शासक हुआ। तो यह हुआ आपका थोड़ा सा जो मतलब विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जरूरी था वह। अब हम लोग आते हैं संगम राजवंश पर। संगम राजवंश पर संगम राजवंश था 1336 से 1485 AD तक। सबसे जो पहला शासक हुआ वह हरिहर प्रथम हुआ। हरिहर प्रथम सबसे पहला शासक हुआ और 1336 से लेके आपको 1350 तक ये शासक बना था। 1336 से लेके 1356 तक ये शासक था हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने अनेगोंडी को राजधानी बनाया। हरिहर प्रथम ने अनेगोंडी को अपनी राजधानी बनाया और 1346 AD में होयसल को पराजित किया और 1352-53 में मदुरई को पराजित किया। 1352-1353 में मदुरई को पराजित किया। 1346 में होयसल को पराजित किया और 1352-53 में मदुरई को पराजित किया। बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम का समय है 1356 से 1373 AD। बुक्का प्रथम का समय है 1356 से 1373 AD। इसने जो है 1377 AD। बुक्का प्रथम का समय है 1356 से 1377 AD। 1373 AD में बुक्का प्रथम ने चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था। चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था और उसके बाद जो है 1373 में और 1377 में इसने मदुरई को जीता। पूरा मदुरई को इसने जीत लिया था और मदुरई विजय किया था। इसका बेटा था कुमार कंपन। कुमार कंपन इसका बेटा था जो इस विजय को पूरा किया था। कुमार कंपन की पत्नी थी गंगा देवी। गंगा देवी जो है वो लिखी थी एक किताब मदुरई विजयम। मदुरई विजयम। बुक्का प्रथम का बेटा था कंपन, कुमार कंपन, और जो गंगा देवी का भी बेटा था। मतलब पिता का नाम बुक्का प्रथम था, माँ का नाम गंगा देवी था। तो कुमार कंपन ने एक जो है को भेजा था मदुरई विजय के लिए, क्योंकि गंगा देवी ने मधुरम विजय नामक एक ग्रंथ लिखा था। ये थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखेंगे। और दूसरा चीज़ है कुमार कंपन की पत्नी थी गंगा देवी। कुमार कंपन की पत्नी थी गंगा देवी। उसने अपने पति के प्रशंसा में जो है मदुरई विजयम नामक ग्रंथ लिखा था। उसके बाद इसने एक उपाधि लिया था, हिंदू वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि लिया था। बुक्का प्रथम ने हिंदू वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि लिया था। हिंदू वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि किसने लिया? बुक्का प्रथम ने लिया। बुक्का प्रथम ने चीन में अपना एक दूतमंडल भेजा, मदुरई को जीता। मदुरई को जीतने के लिए अपने बेटे कुमार कंपन को भेजा। कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने मदुरई विजयम नामक ग्रंथ लिखा अपने पति के याद, मदुरई विजय की याद में। और बुक्का प्रथम ने हिंदू वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि लिया। ये बुक्का प्रथम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानकारी है। उसके बाद बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय भी संगम वंश का ही शासक था और उसके हरिहर द्वितीय का समय है 1377 से 1404 AD तक।
हरिहर द्वितीय का समय है 1377 ईस्वी से 1404 AD तक। उसने जो है महाराजा धीराज का उपाधि लिया था, महाराजा धीराज का उपाधि लिया था। राज व्यास का उपाधि लिया था, राज वाल्मीकि का उपाधि लिया था, राज व्यास का उपाधि लिया था, राज वाल्मीकि का उपाधि लिया था, और बेलगांव को जीता। कर्नाटक में जो बेलगांव है, पश्चिमी बेलगांव को जीता, गोवा को जीता। हरिहर द्वितीय ने जो है बहमनी को पराजित करके बेलगांव को जीता, गोवा को जीता, ये सब था। ये जो श्रीलंका से कर भी वसूलता था, ये श्रीलंका वगैरह से कर भी वसूल लेता था, मतलब इतना शक्तिशाली ये शासक था। और कनारा जीता, कनारा एक कर्नाटक का क्षेत्र है, कांची जीता, तिरुचिरापल्ली जीता, संपूर्ण दक्षिण भारत, मतलब काफ़ी दक्षिण भारत के हिस्से को ये जीत लिया। तो यह है हरिहर द्वितीय के बारे में जो है। सायन इसका मुख्यमंत्री था। हरिहर द्वितीय का मुख्यमंत्री कौन था? सायन इसका मुख्यमंत्री था। तो यही है हरिहर द्वितीय के बारे में आपको जानकारी जो चाहिए वह यही है। हरिहर द्वितीय के बाद शासक बनते हैं देवराय प्रथम। हरिहर द्वितीय के बाद जो शासक बनते हैं वो देवराय प्रथम बनते हैं। देवराय प्रथम का समय है 1406 से लेके 1422 AD तक। देवराय प्रथम का समय है 1406 से लेके 1400। जैसे ही राज्याभिषेक इसका हुआ, जैसे ही राजा बना, तो बहमनी साम्राज्य का जो राजा था फिरोज शाह बहमनी, इस पर आक्रमण कर दिया। फिरोज शाह बहमनी जो है इस पर देवराय प्रथम पर आक्रमण कर दिया। इसमें जो है देवराय प्रथम पराजित हो गया। फिर देवराय प्रथम को अपनी बेटी का शादी जो है फिरोज शाह बहमनी के साथ करना पड़ा। और द्वाब का जो क्षेत्र था, कृष्णा तुंगभद्रा का जो द्वाब का क्षेत्र था, बांकापुर, वह क्षेत्र जो है दहेज में देवराय प्रथम को फिरोज शाह बहमनी को देना पड़ गया, इसलिए कि बाद में संघर्ष नहीं हो, दोनों आपस में नहीं लड़े। तुंगभद्रा क्षेत्र में इसने 1410 में देवराय प्रथम ने एक बांध बनवाया था ताकि इस क्षेत्र में लोगों को सिंचाई की सुविधा मिल सके, तुंगभद्रा क्षेत्र में। इसी समय आपको हरविलास जो है तेलुगु कवि, श्रीनाथ जो है तेलुगु कवि थे, हरविलास लिखा थे इन्हीं के समय में। देवराय के प्रथम के दरबार में श्रीनाथ जो हैं तेलुगु कवि थे, वो दरबार में रहते थे। इन्होंने हरविलास नामक ग्रंथ लिखा था। इनके समय ही निकोली कोंटी आया था, जो इटली का यात्री था निकोली कोंटी, वो देवराय प्रथम के समय ही आया था। और सामाजिक जीवन त्यौहार के बारे में यह भरपूर चर्चा यह करता है। तो यह हो गया आपका देवराय प्रथम के बारे में जो कुछ जानकारी चाहिए वो यह। देवराय प्रथम के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय शासक बनते हैं। देवराय द्वितीय का समय है 1422 से 1446 AD तक। देवराय द्वितीय का समय है 1422 से 1446 तक। इसके अभिलेख जो है संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में मिले हैं। इसके अभिलेख जो है संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में मिले हैं। मतलब यह काफ़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी सीमाओं का विस्तार किया था। इसने इमादी देवराय का उपाधि लिया। देवराय द्वितीय ने इमादी देवराय का उपाधि लिया, प्रोधा देवराय का उपाधि लिया, इमादी देवराय, प्रोधा देवराय का उपाधि लिया, गजबेटकर का उपाधि लिया। इमादी देवराय, प्रोधा देवराय, गजबेटकर का उपाधि लिया। गजबेटकर का अर्थ हुआ हाथी का शिकार करने वाला। इसने क्योंकि इस समय इसका लड़ाई जो है बहमनी से काफ़ी होता था, तो बहमनी के सैन्य संतुलन को संतुलित करने के लिए इसने क्या किया, देवराय द्वितीय ने सेना में मुसलमान को शामिल कर लिया। सेना में मुसलमान को शामिल कर लिया इसने। इसी के समय में पुर्तगाली यात्री नुनीज आया था। पुर्तगाली यात्री नुनीज आया था और नुनीज कहता है कि देवराय द्वितीय के मतलब जो नगर में क्विनौन, श्रीलंका और इस सब से जो है पुलिकट जो है कर देता था। नुनीज क्या कहता है कि क्विलोन, श्रीलंका और पुलिकट ये सब जो है राज्य देवराय द्वितीय को कर देता है। सिलोन का श्रीलंका हो गया, पुलिकट हो गया, क्विनौन हो गया, ये सब जो है। क्विनौन अभी आज का आप कह सकते हैं कि त्रिवेंद्रम वगैरह का जो क्षेत्र है उसी को कहा जाता है। इसी के समय में फारसी यात्री या ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक आया था। फारसी यात्री या ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में ही विजयनगर साम्राज्य में आया था। एक इम्पोर्टेंट बात यह था, और बाद में जो है एक इसमें संस्कृत का जो ग्रंथ है महानाटक सुधा निधि,
संस्कृत का एक ग्रंथ है महानाटक सुधानिधि। महानाटक सुधानिधि पर इन्होंने देवराय द्वितीय ने एक टीका लिखा था, और बादरायण के धम्मसूत्र पर भी एक टीका लिखा। बादरायण के धम्मसूत्र पर भी देवराय द्वितीय ने एक टीका लिखा। तो यह हो गया देवराय द्वितीय के बारे में जो कुछ जानकारी। देवराय द्वितीय ने अब जो है उसके अभिलेख सारे उसके संपूर्ण साम्राज्य में पाए जाते हैं। इसको इमादी देवराय का उपाधि लिया, प्रौधा देवराय का उपाधि लिया, गजबेटकर का उपाधि लिया। नुनिच जो है पुर्तगाली यात्री कहता है कि क्विलोन, श्रीलंका आदि इसको देवराय द्वितीय को कर देते थे। इसने सेना में मुसलमानों को शामिल किया ताकि बहमनी साम्राज्य के सैन्य संतुलन को, सैन्य शक्ति को संतुलित किया जा सके। संस्कृत में एक नाटक लिखा, महानाटक सुधानिधि पर एक टीका लिखा, और एक जो है बादरायण का धम्मसूत्र पर भी एक टीका लिखा। तो यह हो गया आपको देवराय द्वितीय के बारे में से। देवराय द्वितीय के बाद जो एक शासक बनते हैं उनका समय है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन का जो समय है वो 1446 से लेके 1465 तक है। मल्लिकार्जुन का जो समय है 1446 से लेकर 1465 तक है। और 1451 में जो है वो चीनी यात्री महुआन आया था। चीनी यात्री महुआन भारत मतलब मल्लिकार्जुन के समय में आया था, है ना। और पूछ सकता है कि संगम वंश के किस राजा के समय में चीनी यात्री महुआन जो है विजयनगर साम्राज्य आया था। तो मल्लिकार्जुन के समय में 1451 ईस्वी में वो आया था। उड़ीसा और बहमनी राज्य ने मिलकर जो है मल्लिकार्जुन पर आक्रमण कर दिया। संगम राजवंश जो है काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है मल्लिकार्जुन के समय में। और संगम राजवंश का अंतिम शासक है विरूपाक्ष द्वितीय। संगम राजवंश का अंतिम शासक है विरूपाक्ष द्वितीय, जो 1465 से लेके 1485 तक शासक था। तो यह हो गया आपका जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो संगम राजवंश के बारे में जानकारी है वो मैंने आपको दे दिया। अब जो है आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो नए क्लास के साथ आपको संगम राजवंश के बाद जो सालुब राजवंश है उसके बारे में पढ़ाएंगे। सालुब भी पढ़ाएंगे, तुलु भी पढ़ाएंगे, क्योंकि इस विजयनगर साम्राज्य जो है कृष्णदेवराय के कारण जाना जाता है। काफ़ी फेमस राजा थे। खैर अब चर्चा होगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।